देखो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है इस चीज़ को देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन तो देख लिया था। परावर्तन का मतलब होता था कि किसी माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आती थी और वो जैसे दर्पण किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद में परावर्तित हो जाती थी, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते थे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हमने पढ़े हुए थे, पूरे के पूरे सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आज देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन का मतलब होता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी समान माध्यम में चलती है तो बिल्कुल सीधी 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 चलती जाती है, अगर एक जैसे माध्यम में चलती रहेगी। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये जो है हवा है, निर्वात में अगर हम देखें तो प्रकाश की किरण सीधी सीधी चलेगी। लेकिन ये देखा गया कि जब प्रकाश की किरण को किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डाला जाता है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। अब वो विचलित होती है तो कितना विचलित होगी, किधर विचलित होगी, वो सारी चीज़ें अभी हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। माध्यम बदलना चाहिए, कंडीशन ये है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका रास्ता तो बदलेगा ही, डेविएशन तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ लाइट की जो वेलोसिटी है, वेग है, जो प्रकाश का जो चाल है वो भी क्या हो जाता है भाई, बदल जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा है कि प्रकाश की चाल कहाँ पे होती है भाई, निर्वात में या वायु में होती है। कितनी होती है उसमें चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जिसे आप बोल सकते हो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। लेकिन लाइट को अगर आप जल में डाल दो या फिर कोई ग्लास है, कांच में डाल दो तो उसका वेग कुछ कम हो जाता है। ये हम देखेंगे वेग कितना कम होगा, वो सारी चीज़ें निकालना सीखेंगे। और कोई भी किरण कब किधर मुड़ेगी वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो मेन चीज़ है सबसे पहले तो प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन यही है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप समझेंगे। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे मैंने कोई कांच का स्लैब मान लिया है। ठीक है, कांच का स्लैब है। कांच का स्लैब किस तरीके का होता है वो मैं आपको देखो दिखा देता हूँ। स्लैब होता क्या है, ये है इस तरीके का, दिख रहा है, ये कांच का स्लैब है। तो कांच का बना हुआ है बिल्कुल पूरा का पूरा। अब होगा क्या, जैसे कांच का स्लैब है, अब मैं इसके ऊपर अगर लाइट डालता हूँ तो पहले तो वो एयर में जा रही होगी। जैसे ही स्लैब के अंदर वो प्रवेश करेगी, कांच के अंदर जाएगी, तो प्रकाश की किरण थोड़ा सा मुड़ जाती है। किधर मुड़ेगी, कैसे मुड़ेगी वो हम देख लेते हैं, है ना। देखो ये वही कांच का स्लैब बना हुआ है, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या है ये, कांच। तो ये कांच है। कांच को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास। क्या बोलते हैं, ग्लास। अच्छा, ऊपर कौन सा है, हवा है, एयर है, वायु है। तो ये वायु है, ऊपर वायु है। तो जैसे ही हमने प्रकाश की किरण डाली तो प्रकाश की किरण जब वायु में तो बिल्कुल सीधी 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 आई है, और यहाँ पे जैसे ही ये वायु से कहाँ पे गई है, कांच में आई है, तो प्रकाश की किरण थोड़ा सा मुड़ गई है, इधर मुड़ गई है, फिर ये सीधी 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 गई है। जब तक वो कांच में रहेगी तब तक सीधी सीधी रहेगी। फिर अब कांच से कहाँ पे जाएगी, फिर से नीचे क्या है, वायु आ गया है। तो कांच से वायु में आने पर किरण फिर से मुड़ी है, वो इधर की ओर मुड़ी है, अब की ओर, है ना। अब जैसे ही वायु में जाएगी तो फिर से सीधे सीधे जा रही होगी। अब आप देख रहे हो कि वायु से कांच में गई है तो भी प्रकाश की किरण मुड़ी है, और कांच से वायु में गई है तो भी प्रकाश की किरण मुड़ी है। कब किधर मुड़ेगी वो हम देखेंगे ही। अच्छा, अगर यहाँ पर कांच नहीं होता तो प्रकाश की किरण कैसे जा रही होती भाई, बिल्कुल सीधी सीधी जा रही होती, है ना। अगर कांच नहीं होता सीधी सीधी चली जाती। आप देख रहे होंगे अगर कांच नहीं होता तो बिल्कुल सीधी जा रही होती, और कांच की वजह से प्रकाश की किरण मुड़ गई है, वो इस तरफ आ गई है। तो कितना देखो उसका रास्ता जो है चेंज हो गया है ना। तो ये वाली जो किरण है और ये वाली किरण दोनों समांतर ही होंगी, लेकिन थोड़ा सा ये मुड़ जाती है, इस तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगी। जो आने वाली किरण होती है, जो भी प्रकाश की आने वाली किरण है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, आपतित किरण। तो ये हो गई आपतित किरण, जैसे इंसिडेंट रे हम बोलते हैं, आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराई है इसको क्या बोलोगे भाई, आपतन बिंदु। तो ये हमारा आपतन बिंदु हो जाएगा। ये वाली जो किरण है इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। परावर्तन में परावर्तित किरण बोलते थे, यहाँ अपवर्तन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। तो ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। और दोबारा ये जो बाहर जाने वाली जो किरण है इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। कौन सी किरण है, निर्गत किरण के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इस तरीके से आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण होते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, जिस बिंदु पे टकराई है यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, अभिलंब है। अभिलंब यानी नॉर्मल डाल दिया, इसके ऊपर अभिलंब डाल दिया। तो अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच का एंगल होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, आई से। तो ये एंगल आई है, ठीक है।
और अभिलंब और आर के बीच का जो एंगल है उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये आई आर हो गया। तो एंगल आई और ये क्या है यहाँ पे एंगल आर। अब ये आई और आर को हम बोलते क्या हैं यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ, एंगल आई को हम बोलते हैं आपतन कोण आपतन कोण, और एंगल आर को यहाँ पे हम बोलेंगे अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण। परावर्तन जब हम पढ़ रहे थे तब हम इसे क्या बोलते थे, परावर्तन कोण। यहाँ पर क्या बोलेंगे इसे, अपवर्तन कोण। तो आई आपतन कोण है और जो आर है, आर किस किस के बीच का एंगल है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल। यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला है, ये आर है और ये क्या है, आई है। क्लियर है भाई आप लोगों को। अब हमें ये देखना है कि कोई भी प्रकाश की किरण कब किधर मोड़ेगी, कैसे मोड़ेगी, वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दो टर्म आती हैं, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। तो सघन क्या है या विरल क्या है, उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सघन माध्यम को हम कैसे पहचानेंगे या विरल को कैसे पहचानेंगे। तो दो तरीके के माध्यम होते हैं, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम, तो विरल माध्यम का मतलब होता है वह माध्यम जिसका घनत्व कम होता है, वह माध्यम जिसका घनत्व कम होता है। तो जिसका घनत्व कम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे। और सघन माध्यम का मतलब क्या है भाई, वह माध्यम जिसका घनत्व अधिक होता है। तो जिसका घनत्व अधिक होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा सघन माध्यम हो जाएगा। अब जैसे मेरे पास वायु है और जल है, तो वायु का घनत्व क्या होगा, कम होता है, जल का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा। तो वायु को मैं क्या बोल दूंगा, विरल, और जल को क्या बोल दूंगा, सघन। अगर मेरे पास वायु है और कांच है, कांच का ही तो स्लैब था अभी हमने जो किया था, तो वायु क्या हो जाएगा, विरल, और कांच क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि चलो ठीक है, विरल सघन तो हमें पहचान लिया, यानी यहाँ वायु है तो वायु को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कैसा माध्यम है, विरल। कांच कैसा माध्यम हो जाएगा, ये सघन, और नीचे फिर से वायु हो गया तो क्या हो गया, विरल हो गया। तो ध्यान देंगे, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो विरल से जब वो सघन में जाएगी तो किधर मुड़ती है भाई, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो विरल से सघन में जा रही है, तो जाना तो इधर चाह रही थी, लेकिन माध्यम बदलने की वजह से अभिलंब किधर है, इस तरफ है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ऐसे करके मुड़ जाएगी। फिर ये सीधी सीधी गई है, अब ये सघन से कहाँ पे जा रही है, विरल में। तो सघन से जैसे ही वो विरल में जाएगी, जाना तो सीधा सीधा चाह रही थी, लेकिन माध्यम बदलने के कारण अब ये किधर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर की ओर हो जाएगी। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि विरल से सघन में जाने पे तो कोई भी प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और सघन से विरल में अगर जा रही है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। बस ये पहचानना आना चाहिए कौन सा सघन है कौन सा विरल माध्यम है, तो वो हम पहचान ही लेंगे। तो आप मुझे बताओगे कि मैं आपसे बोलूं कि जल कैसा माध्यम है, जल सघन माध्यम है या विरल माध्यम है, जल कैसा माध्यम, सघन है विरल है, तुलना करेंगे किसी से, बिल्कुल सही बात है। ये मैंने पहले भी आपको शायद पहले बताया था जब मैंने पढ़ाया था कि जल कैसा माध्यम है, सघन है विरल है। तो बहुत से बच्चे बोल देते हैं कि जल सघन माध्यम है, कुछ कह रहे हैं विरल है, कुछ कह रहे हैं कि तुलना करनी पड़ेगी कि जल के साथ में कौन सा माध्यम उपस्थित है। बिल्कुल सही बात है। आप केवल एक माध्यम को देख के ये नहीं बता सकते हो कि जल सघन माध्यम है या जल विरल माध्यम है। आप बोलोगे जल किसके सापेक्ष सघन है या किसके सापेक्ष विरल है, उसको होना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे मेरे पास में एक तो दे दिया है वायु और एक क्या दे रखा है, जल। तो वायु और जल जब दे रखे होंगे तो वायु तो क्या हो जाएगा भाई, विरल, और जल क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। ये कब है, जब वायु और जल दे रखे होंगे, तो मैं इस स्थिति को बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास क्या दे दिया है, एक जल है और क्या दे दिया है, कांच दे दिया है, जल और कांच है, तो जल और कांच की आप तुलना करोगे तो जल के कंपैरिजन में कांच का घनत्व तो ज़्यादा होता है, क्योंकि कांच जल के अंदर डूब जाता है। कोई भी चीज़ किसी के अंदर कब डूबती है, जब उसका घनत्व तो ज़्यादा हो। घनत्व अगर कम है तो नहीं डूब पाएगी, है कि नहीं। तो जल क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, विरल, और कांच क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें तो जल क्या बन रहा है, सघन, यहाँ तो जल क्या है, सघन, लेकिन यहाँ जल क्या बन चुका है, विरल। तो डिपेंड करेगा कि वो किसके सापेक्ष है।
अकेला अगर दे दिया जाए तो अकेले में आप कमेंट नहीं कर पाओगे वो सघन है या विरल है। क्लियर है? समझ गए होंगे सघन कैसे पहचानेंगे या विरल हम कैसे पहचानेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। तो आसानी से हम सघन विरल को समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो किधर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर, और सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर। आप इस डायग्राम से प्रकाश के अपवर्तन को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर है? तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एंगल आई, एंगल आर, आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, ये सारी चीज़ें हमने कर ली है क्लियर। ठीक है, और ये होता क्या है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम ये देख सकते हैं, देखो यहाँ पर अलग अलग मैंने बना रखा है, जैसे कोई भी किरण है वो विरल से सघन में जाए। देखो ऊपर क्या है? एयर, एयर यानी वायु दे रखी है। नीचे क्या दे रखा है? या तो वाटर हो या ग्लास हो, कुछ भी हो। फिलहाल तो ये ग्लास का स्लैब सा लग रहा है तो ग्लास मान लीजिए, ग्लास यानी कांच है। तो ऊपर कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल। और नीचे कौन सा माध्यम हो गया भाई? सघन हो गया। नीचे कौन सा हो गया? सघन हो गया। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो ऐसे करके आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद लंब डाल दो, जैसे अभिलंब डाल दो, अभिलंब को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो किधर मुड़ गई है भाई? वो इधर की ओर मुड़ गई है, अभिलंब की ओर मुड़ गई है। तो विरल से सघन में जाने पे अभिलंब की ओर, तो किधर मुड़ गई है? अभिलंब की ओर मुड़ी। दूसरा केस क्या है? सघन से अगर विरल में जा रही हो, सघन यानी ऊपर हमने या तो पानी दे रखा हो, जल दे रखा हो, या फिर कांच दे रखा हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर कौन सा हो गया हमारा? सघन हो गया, और नीचे कौन सा हो गया हमारा? विरल, यानी वायु दे रखी है तो ये विरल हो जाएगा। तो सीधा सीधा जाती, अगर यहाँ पर माध्यम नहीं बदलता लेकिन माध्यम बदल रहा है तो मुड़ना पड़ेगा। किधर मुड़ेगी? अभिलंब डाल दो तो अभिलंब से दूर की ओर मोड़ दिया, तो अभिलंब से किधर मुड़ जाएगी? इस कंडीशन में दूर की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ये बनता है हमारा, और स्पेशल केस भी आप इसे मान सकते हो। स्पेशल केस है भाई, ये स्पेशल केस। ये दोनों तो मैंने अभी आपको बता ही दिए थे, पिछले डायग्राम से भी आप इन्हें समझ सकते थे। ये क्या कह रहा है कि जब किसी भी प्रकाश की किरण को अभिलंब की ही ओर भेजी जाए, यानी लंबवत रूप से डाला जाए, तो ऊपर क्या है भाई? वायु है, वायु यानी विरल माध्यम है, और नीचे मैंने मान लिया फिलहाल ये कांच है। कांच कैसा हो जाएगा? सघन माध्यम है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी माध्यम पे लंबवत डाले जाए, ऐसे करके डाले जाए, 90 डिग्री पे डाली गई है, तो लंबवत अगर डाली गई है तो ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। आई यहाँ पे टकराई, अब ये किधर जाएगी? तो जाना तो सीधा चाह रही थी लेकिन माध्यम में बदला है, माध्यम बदलने पे किरण को मुड़ना चाहिए था। लेकिन केस क्या कहता है कि अगर किरण को लंबवत डाला जाता है तो वो बिना विचलित हुए कैसे चली जाती है? सीधे चली जाती है। तो एक ऐसा केस मिलता है जहां पर प्रकाश का अपवर्तन तो हो रहा है लेकिन किरण अपने रास्ते से विचलित नहीं हुई है। हमने डेफिनेशन में क्या लिखवाया था? प्रकाश के अपवर्तन में क्या लिखवा दिया था कि जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है, लेकिन ये उसका एक तरीके से अपोज कर रहा है, यहाँ विचलित नहीं हो रही है। तो स्पेशल केस है, याद रखना है कि अगर किसी भी प्रकाश की किरण को लंबवत रूप से डाला जाए तो वह अपने रास्ते से विचलित नहीं होती है, बिल्कुल सीधा सीधा ही चली जाएगी। आपतित किरण हो गई, यही अभिलंब हो जाएगा, और यही कौन सी किरण हो जाएगी? हमारी अपवर्तित किरण हो जाएगी। यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 0, क्योंकि अभिलंब भी वही है, आपतित किरण भी वही है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? 0। सिमिलरली एंगल आर का भी वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बोल दिया जाए कि विचलन कोण कितना होगा, जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था, विचलन कोण का मतलब होता है कोई भी प्रकाश की किरण अपने रास्ते से कितना मुड़ी है, उसको हम क्या बोल देंगे? विचलन कोण बोल देंगे। तो मैं पिछले डायग्राम से एक बार समझाता हूँ आपको। जैसे ये है, तो प्रकाश की किरण कैसे जाना चाह रही है? सीधी सीधी जा रही है, लेकिन ये मुड़ी है इधर, तो अपने रास्ते से जाना इधर चाह रही थी, अपने रास्ते से ये वाला एंगल जो है इतना एंगल मुड़ी है, तो जितना एंगल मुड़ी है उसी को हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण। और विचलन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? डेल्टा से। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये क्या है? विचलन कोण है, डेल्टा है। और डेल्टा अगर मैं निकालना चाहूँ कि विचलन कोण होगा कितना, तो डेल्टा पता है यहाँ कितना होता है? ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला एंगल कितना है? आई। ये जो नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक है ये भी कितना होगा? पूरा एंगल कितना होगा? आई होगा। इस आई में से अगर आर घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा? डेल्टा मिल जाएगा। जो 180 - 2i होता था वो कहाँ पे होता था? प्रकाश के परावर्तन में होता था। तो प्रकाश के परावर्तन में तो कितना होता है? 180 - 2i। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन अगर हो रहा है तो देखो, ये वाली किरण देखो और ये वाली किरण देखो, तो दोनों एंगल समान होंगे। जो ये है वही ये हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा आई है, आई में से अगर मैं आर घटा दूं तो क्या मिल जाएगा? डेल्टा। यानी डेल्टा बराबर होता है एंगल आई माइनस एंगल आर। आप इसे लिख लेना एक जगह जहाँ पे
मिलेगा। डेल्टा हम ऐसे निकाल लेंगे। इसी से आप निकाल सकते हो कि इस कंडीशन में किरण कैसे गई है, सीधी सीधी गई है, सीधी गई है यानी विचलित तो हुई ही नहीं है, तो डेल्टा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी निकाल भी सकते हो, फॉर्मूला से भी देख सकते हो, डेल्टा कितना होता है, आई माइनस आर होता है, तो 0 माइनस 0 यानी डेल्टा कितना मिल जाएगा हमें, 0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर जा रही होगी तो ऐसा करके आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक पूरा का पूरा? ठीक है, आगे करते हैं। अब आता है हमारा अपवर्तन के नियम। जो भी हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है वहाँ पर 2 नियम हैं। सेम परावर्तन के 2 नियम होते थे, अब क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम देखो क्या कहता है। पहला नियम तो वही है जो हमने वहाँ पढ़ा था लगभग, बस नाम थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या है कि प्रकाश की जो आपतित किरण है, ये वाली किरण कौन सी है, आपतित किरण, तो हम बोलेंगे प्रकाश की आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कैसे होते हैं भाई, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मैंने आपको बता दिया था ना, परावर्तन में समझाया था, वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा नहीं कोई किरण आगे की ओर शिफ्ट हो जाए, पीछे की ओर चले जाए, एक ही प्लेन में सारे के सारे चीज़ें तीनों के तीनों आ रहे होंगे, लाई कर रहे होंगे। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा ये होता है कि आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन। साइन थीटा कॉस आप जानते हो ना, साइन थीटा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या। तो आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात नियत होता है, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल ऐसे लिखा जाएगा, स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा जो नियम है, क्या लिख सकते हैं भाई हम यहाँ पे, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ साइन आई यानी आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी साइन ले लो उसका, अपॉन साइन आर यानी अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर आएगा भाई, साइन आई अपॉन साइन आर कितना होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। यही स्नेल का नियम है, ठीक है। चाहो तो अलग से लिख लो इसे, ये क्या है, स्नेल का नियम है। और इसको प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम भी बोल सकते हो, क्योंकि स्नेल ने दिया था इसलिए इसको स्नेल का नियम बोला गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर नियत होता है, स्नेल का नियम हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये हमारे 2 लॉ हैं प्रकाश के अपवर्तन के। अब देखो ये जो है बच्चे रट लेते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर कितना होता है, नियत होता है। इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है, इसका वास्तव में मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है ये स्टेटमेंट। तो ये कहना चाहता है कि अगर मैं ऊपर वाली संख्या को बढ़ाऊं तो नीचे वाली संख्या को भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो क्या आने वाला है, नियत आने वाला है। यानी ये बताना चाहता है कि अगर आप एंगल आई को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो एंगल आर भी इंक्रीज ही होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर एंगल आई को डिक्रीज करोगे, कम करोगे, तो एंगल आर को भी कम होना पड़ेगा। समझ रहे हो इसका मतलब? यानी कि अगर मैं एंगल आई को ऐसे करके बढ़ाऊं, ऐसे करके अगर मैं इस किरण को ऐसे करके ले जाऊं तो आई बढ़ता जा रहा है। तो एंगल आई को अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो ये वाली जो किरण है वो किधर शिफ्ट होती जाएगी, इधर शिफ्ट होती जाएगी। और इसको अगर मैं ऐसे करके शिफ्ट करता जाऊंगा तो ये किधर शिफ्ट होती जाएगी, इधर होती जाएगी। ठीक है, तो एंगल आई को अगर बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा, और एंगल घटाओगे, आई को घटाओगे तो आर भी घटेगा। अनुपात हमेशा कैसा मिलेगा, नियत मिलेगा, सेम मिलेगा। इसी को हम अपवर्तन के नियम के नाम से जानते हैं। और वैसे ये जो नियत होता है ना, जो नियत वैल्यू आई है साइन आई अपन साइन आर, जो मैंने नियत करवाया है, ये जो है अपवर्तनांक के बराबर मिलता है। जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसके बराबर मिलता है। हम ये समझेंगे भी कि माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखो आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो, हमारे पास ये बर्फ़ का टुकड़ा है और ये क्या है, डायमंड। ठीक है, तो आइस और डायमंड दे रखा है। इसके ऊपर जैसे ही ऊपर क्या वायु है, वायु से किरण आई तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है, तो किधर मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई है। यहाँ पर देखो वायु से कहाँ पर आ रही है, डायमंड में आई है, तो विरल से सघन में आ रही है, तो भी अभिलंब की ओर मुड़ी है ना, दोनों ओर मुड़ी है। लेकिन आप यहाँ ये देख पा रहे होंगे कि जब वायु से आइस में गई है तो थोड़ा कम मुड़ी है, और यहाँ पर क्या मुड़ गई है, ज़्यादा। क्यों मुड़ी है? क्योंकि डायमंड का जो अपवर्तनांक होता है सबसे ज़्यादा होता है, हीरे का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है।
तो जितना ज़्यादा घनत्व होगा प्रकाश की किरण उतना ही ज़्यादा मुड़ेगी, और जितना कम घनत्व होगा वो उतना कम मुड़ती है। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे अगर sin i अपॉन sin r का रेशियो निकालोगे तो वो कितना होता है भाई, 1.31, और यहाँ पर 2.41 मतलब 2.42 एग्जैक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके होती है ये। तो sin i अपॉन sin r का रेशियो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये किसके लिए है भाई, आइस के लिए है, और ये किसके लिए है, डायमंड के लिए। और ये जो वैल्यू आती है, जो अनुपात निकल के आता है ना 1.31 या 2.42, यही होता है अपवर्तनांक। क्या है, अपवर्तनांक। ये जो बर्फ है, बर्फ जो दे रखी, बर्फ का अपवर्तनांक हो जाएगा, और ये किसका अपवर्तनांक हो जाएगा भाई, हीरे का अपवर्तनांक हो जाएगा, डायमंड का अपवर्तनांक हो जाएगा। अभी हम अपवर्तनांक को समझेंगे भी डिटेल में कि अपवर्तनांक होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक हो जाता है। तो इस तरीके से है पूरा का पूरा। और आप देख रहे हो जैसे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जैसे कि आपने कभी देखा है जैसे जल के अंदर जैसे आप अपना हाथ डाल देते हो, है ना, आधा बाहर है आधा आपने जल के अंदर डुबोया हुआ है, तो जो जल के अंदर हाथ होता है वो थोड़ा सा मोटा मोटा लगता है, ऐसा लगता है कि हाथ जो है बड़ा हो गया है। और दूर से अगर देखोगे, कोई देख रहा होगा तो तुम्हारा हाथ उसे टेढ़ा टेढ़ा लगेगा कि टेढ़ा हो गया, टूट गया है, ऐसा कुछ लगेगा। हाथ को जैसे यहाँ तक आपने जल में डुबो दिया तो कोई इधर से देख रहा होगा तो ऐसा लगेगा आपका हाथ टूट गया है, मुड़ता हुआ प्रतीत होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। आप इसे खुद देख भी सकते हो। जैसे पानी भरा हुआ है इस कंटेनर में, यहाँ तक पानी है पूरा का पूरा, मैंने इसमें क्या डाल दिया, पेंसिल डाल दिया। तो जैसे इसके अंदर ये पेंसिल डाली है, तो पेंसिल तो एक्चुअल में यही होगी, वास्तव में पेंसिल ऐसे ही है, लेकिन जब आप उसे बाहर से देख रहे होंगे तो यहाँ तक तो आपको पेंसिल सीधी सीधी आएगी, जैसे ही वो जल में आएगी तो वो थोड़ा सा मुड़ी हुई लगती है। ये आपको दिखाई देगी कि पेंसिल यहाँ से इधर मुड़ गई है, टूटी हुई सी प्रतीत होती है, मुड़ी हुई सी प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये वाला तो इसका क्या है, एक्चुअल पोजीशन यानी वास्तविक स्थिति तो यही है, वास्तविक स्थिति। और ऊपर टेढ़ी वाली कौन सी है, आभासी, आभासी स्थिति प्रतीत होगी ऐसी मुड़ी हुई। तो आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि भाई पानी के अंदर, जल के अंदर पेंसिल मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है, तो किसके कारण आप बोल दोगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा हमें दिखाई देता है। तो ये समझाने के लिए था थोड़ा सा, ये हमने देख लिया है। अगली क्लास में हम जो है प्रकाश के अपवर्तनांक के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तनांक होता क्या है, अलग अलग माध्यमों के लिए अपवर्तनांक को निकालेंगे। अपवर्तनांक भी 2-3 तरीके का होता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो भी पढ़ा है प्रकाश का अपवर्तन मेन डिटेल में मैंने बताया है पूरा का पूरा, आपको ये पूरा अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, और कोशिश ये किया करो कि क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे तुरंत के तुरंत समझो, तुरंत के तुरंत याद करो। ये मत सोचा करो कि मैं घर जाके इसे रटूंगा, रटना तो है ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंस को किस तरीके से पढ़ना है भाई, साइंस को फील करो कि हो क्या रहा है। अगर आपने फिजिक्स को फील करते हुए पढ़ा तो ये समझो आपको बहुत लंबे समय तक, क्या उम्र भर आप उस चीज़ को याद रख पाओगे। अगर आपने रटना शुरू कर दिया तो फिर कुछ नहीं है भाई साहब। रटोगे तो कुछ समय तक याद कर लोगे, रट लोगे, लेकिन कुछ समय बाद आप उसे भूल जाओगे। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें थोड़ा सा फील करके देखा करो कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो थोड़ा समझो इन्हें, है ना, रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप, फिर पूरा लिख लो।